दोस्तों, मूल अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 पढ़ लिया है। उससे संबंधित जितने भी फैक्ट थे, फिर चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो या फिर मेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम लोगों ने एक बाय एक सब कुछ डिस्कस किया है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग पूरे आरक्षण की व्यवस्था को देखेंगे कि भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके राजनीतिकरण कैसे किया जा रहा है। तो हम लोग एक बाय एक सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम लोग दोस्तों, जो हमारा सेक्शन है होम आईएएस, आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, हर टॉपिक में आपको पीटी प्लस मेंस दोनों लेकर चला जाएगा, क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि आपको किसी भी बुक से या फिर एनसीईआरटी तक न पढ़ना पड़े। तो इसलिए हम जो हमारा वीडियो है वो काफी लंबा खींचा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में हम लोग देखेंगे कि यह आर्टिकल 16 क्या है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरा, इसके अपवाद क्या क्या है। तीसरा, इसके अंतर्गत जो मुद्दा हो रहा है, जो आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं, वो देखेंगे। आरक्षण से संबंधित मुद्दे ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्या करता है। आर्टिकल 16 यह बोलता है कि जो राज्य है, हम लोगों ने राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में पढ़ा कि जितने भी सरकारी पद हैं वो सारे राज्य हैं। तो जो राज्य है इसके अधीन, इसके अंतर्गत आने वाले नियोजन मतलब रोजगार, आने वाले नियोजन में अवसर की समानता होगी। इसके अंतर्गत आने वाले नियोजन में अवसर की समानता होगी। किसी के भी साथ लिंग, जन्म स्थान, किसी के भी साथ लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने राज्य को ये आदेश दिया है कि आपके अंतर्गत जितने नियोजन है या रोजगार है, उसमें हर किसी को अवसर की समानता प्राप्त होगी, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। अब इसके अपवाद हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसके अपवाद क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे, जो दूसरा हमारा टॉपिक था अपवाद, इसके अपवाद क्या क्या है। तो 3 अपवाद इसमें है। पहला कि जो संसद है, हमारा जो केंद्र में संसद है, वो कोई कानून बनाकर, संसद कोई कानून बनाकर निवास को रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। यह क्यों हुआ था? यह जो इसका एक्चुअल जो इसको लाने का यही पर्पज था कि जो आदिवासी होते हैं या ट्राइबल्स होते हैं, इन लोगों को ये पूरी तरह अशिक्षित होते हैं। जो आदिवासी ट्राइबल्स होते हैं ये पूरी तरह शिक्षित होते हैं। इन्हें शिक्षा में कितना भी इनको आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन ये जब पूरी तरह शिक्षित है, इनको रोजगार में कितना भी आरक्षण दे दिया, जब ये पूरी तरह शिक्षित हैं तो वह रोजगार पा नहीं सकते हैं, या फिर वह
किसी उच्च शिक्षा संस्थान में जा नहीं सकते हैं। तो अगर इन्हें रोजगार पाना होगा तो जो सरकार है वह इनके एरिया में ही कोई रोजगार ऐसा डेवलप कर सकती है, केवल इन्हीं लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। तो इसीलिए यह कानून बनाया गया था। यह एक कानून बनाकर निवास को रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। जो ट्राइबल्स एरिया है यह मेनली यह हुआ था झारखंड एरिया में, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो पूर्वी भारत है, इन सारे एरिया में यह जो कानून था वह कानून लागू हुआ था। हालांकि अभी एक फैक्ट ये है कि 1974 में इसे अन्य जगहों से समाप्त कर दिया गया, केवल अब यह दो जगह क्या क्या है, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। केवल यह जो अपवाद था, पहला अपवाद, यह अब केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही अभी लागू है यह, और किसी भी राज्य में यह लागू नहीं है। तो हम लोगों ने अपवाद में पहला अपवाद यह देखा। अब जो दूसरा अपवाद है, इसमें दूसरा अपवाद यह है जो धार्मिक संस्था से संबंधित पद होंगे। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में पुजारी का पद हुआ, या फिर किसी मस्जिद में मौलवी का पद हुआ, तो उस धार्मिक संस्था से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि ऐसा करना भी बहुत ही उचित होता है। क्योंकि मान लीजिए एक मंदिर है, वो मान लीजिए बालाजी का मंदिर हम लोग देख लेते हैं। बालाजी का मंदिर, यहाँ का जो पुजारी है, अगर यह मुस्लिम होता, तो जो पुजारी है वह मंदिर का जो देखभाल है उसे अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। मंदिर का देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, पूजा पाठ अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, अर्चना अच्छी तरीके से कर नहीं पाता। तो इससे क्या होता है, एक रोष उत्पन्न होता। वैसे भी धर्म विशेष के लिए एक रोष उत्पन्न हो जाता है जब किसी दूसरे धर्म विशेष के मंदिर या मस्जिद में जाया जाता है। तो इसलिए यह करना भी बहुत ही उचित हो गया था। अगर मान लीजिए यही मस्जिद होता, वहां पर जो मौलवी है किसी हिंदू को रख दिया जाता, तो भी यह एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। इसीलिए यह हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यह अपवाद दिया था। तीसरा अपवाद यह दिया था कि यह दिया था कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। अब हम लोग यहीं से पूरी आरक्षण की व्यवस्था देखेंगे। यहीं से यह मुद्दा उठा है, जो कि अभी तक बना ही हुआ है। यह मुद्दा इसलिए बना कि जो हमारा संविधान था, संविधान ने जो पिछड़े वर्ग हैं, संविधान ने पिछड़े वर्ग की व्याख्या नहीं की। पिछड़े वर्ग की
नहीं की, संविधान ने पिछड़े वर्ग की व्याख्या नहीं की। तो जब ये अपवाद दिया गया तो संविधान ने इस पिछड़े वर्ग की व्याख्या नहीं की। बस यहीं से यह मुद्दा प्रारंभ हो गया। बस यहीं से यह मुद्दा प्रारंभ हो गया। अब जब संविधान ने इस पिछड़े वर्ग की व्याख्या नहीं की तो यह मुद्दा इसलिए प्रारंभ हुआ कि जो पिछड़े हैं, जो पिछड़ेपन का आधार है, पिछड़ेपन का आधार, भारत में पिछड़ेपन का जो आधार है वह बहुत सारे हैं। जाति आधारित भी पिछड़ापन है, आर्थिक आधारित भी पिछड़ापन है। जो स्त्रियां हैं वह हमेशा स्त्रियां भी पिछड़ी हुई हैं। तो भारत में पिछड़ेपन का बहुत सारा आधार है। तो आखिर यह पिछड़ापन, ये जो पिछड़ा वर्ग है, इस किसे पिछड़ा वर्ग माना जाए? जाति आधार पर माना जाए, आर्थिक आधार पर, या स्त्रियां जो पिछड़ी हुई हैं उन्हें माना जाए? आखिर किसे माना जाए? तो यहाँ पर दो मुद्दा बना, यहाँ पर दो मुद्दा बना। पहला मुद्दा यह था कि यह कौन है, आखिर यह जो पिछड़ा वर्ग है यह कौन है। दूसरा मुद्दा यह बना कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दो मुद्दे यहां से स्टार्ट हो गए। जब संविधान ने इसकी परिभाषा नहीं दी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर यह मुद्दा स्टार्ट हो गया, यहाँ पर यह दोष स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह कौन है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो संविधान ने एक आर्टिकल दिया है, संविधान ने एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 340। इसमें संविधान ने बोला है राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। संविधान ने आर्टिकल 340 में बोला कि राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। अब यहां से मुद्दा स्टार्ट होता है। तो भारत सरकार ने 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने 1953 में पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं काका साहेब कालेलकर, जिसके अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। इसे कालेलकर आयोग कहा गया, कालेलकर आयोग इसे कहा गया। हालांकि इनके रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है। उसके बाद इसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर, इसे कालेलकर आयोग कहा गया। हालांकि इनके रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था 1979 में, जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। पीएम थे मोरारजी देसाई। इनके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। यहां पर द्वितीय आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसे मंडल आयोग भी कहा गया। इसे मंडल आयोग भी कहा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट ये आयोग था। इसी आयोग को अभी तक मान्यता भी प्राप्त है।
इसे मंडल आयोग कहा गया। अब चलते हैं कि यह मंडल आयोग जो है, इन्होंने क्या सुझाव दिया था, इन्होंने कितने जातियों को सिलेक्ट किया। तो देखते हैं हम लोग कि इन्होंने 3743 जातियों को पिछड़ा माना था। तर्क क्या दिया था कि इन्होंने जैसे पिछड़ापन कौन है, भारत में पिछड़ेपन के बहुत सारे आधार थे। हम लोगों ने देखे, जाति था, आर्थिक था, महिलाएं, हमारे जो रूढ़िवादी समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति। तो इस तरह पर इन्होंने देखा कि भारत में जो पिछड़ेपन का आधार है वह जाति है। भारत में जातिगत पिछड़ापन ही सबसे बड़ा पिछड़ापन है, सबसे बड़ा पिछड़ापन है। तो जो मंडल आयोग था उन्होंने तर्क दिया कि जातिगत पिछड़ापन ही सबसे बड़ा पिछड़ापन है भारत में। इन्होंने ऐसे 3743 जातियों को चिन्हित किया था। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो यूरोपीय समाज है, यहाँ पर जाति नहीं पाई जाती। जो यूरोपीय समाज है यहाँ पर जाति नहीं पाई जाती। यहाँ पर पिछड़ेपन का जो आधार है वह आर्थिक है। यूरोपीय समाज में जाति नहीं पाई जाती, इसीलिए वहां पर पिछड़ेपन का आधार आर्थिक है। लेकिन भारतीय जो समाज है, यह भारतीय समाज हजारों वर्षों से जाति में बटी हुई है, यहाँ जाति के आधार पर ही व्यक्ति को ऊंच नीच समझा जाता है। तो इन्होंने यह तर्क दिया। 1979 में इनकी गठन हुई थी। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दी। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दी। अब क्या होता है कि 1980 में इन्होंने रिपोर्ट दे दिया, लेकिन तभी क्या होता है, जो जनता पार्टी की सरकार होती है, जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर गिर जाती है। फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। इंदिरा गांधी की सरकार यह मंडल आयोग के रिपोर्ट को पेंडिंग कर देती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1980 में जब ये रिपोर्ट देते हैं तो उसी समय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, इंदिरा गांधी की सरकार आती है, यह मंडल आयोग के रिपोर्ट को पेंडिंग कर देती हैं। फिर क्या होता है कि जो मंडल आयोग इन्होंने एक सुझाव और दिया था कि ओबीसी जो हैं, अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं, इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। तो 1980 में जब रिपोर्ट मिलता है, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है। तो इंदिरा गांधी की सरकार जो होती है मंडल आयोग की रिपोर्ट को पेंडिंग कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1989 में बोफोर्स घोटाला होता है। इसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। तो फिर उसके बाद एक गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, जिसका नाम होता है राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। राष्ट्रीय
मोर्चा सरकार। जो पीएम होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं बीपी सिंह। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार यहाँ बनती है, उसके पीएम होते हैं बीपी सिंह। अब बीपी सिंह क्या करते हैं कि ये मंडल आयोग के रिपोर्ट को, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो ये 1989 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, वो मंडल आयोग की रिपोर्ट को, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि बीपी सिंह की सरकार भी गिर जाती है। तो 1991 में, उसी बीच 1991 में चुनाव होता है, राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है। राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है, जिसके पीएम होते हैं नरसिम्हा राव। तो हम लोग देखेंगे कि 1991 में चुनाव होता है, राजीव गांधी की हत्या भी कर दी जाती है, फिर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है, जिसके पीएम होते हैं नरसिंह राव। और अब ये इस टाइम क्या करते हैं, जो भारत में आर्थिक आधार पर पहली बार आरक्षण नहीं दिया गया है, भारत में इसके पहले भी आरक्षण दिया गया था। 1991 में जब नरसिंह राव पीएम बने थे, तब उन्होंने आरक्षण दिया था 10% आरक्षण, आर्थिक आधार पर एक नई श्रेणी बनाकर दे दिया गया। मतलब अब तक क्या हुआ कि 1991 आते आते भारत की राजनीति थी, उसमें आरक्षण एक बहुत बड़ा रोल अदा करने लगा था। अभी तक भारत में तब तक जो अनुसूचित जनजाति थे, जो अनुसूचित जाति हैं, उन्हें एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और जो ईबीसी थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उन्हें 10% आरक्षण दे दिया गया। तो अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो यह 59.5% आरक्षण 1991 में आते आते सभी लोगों को मिल चुका था। फिर उसके बाद अब भारत में अब यहाँ से आरक्षण की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। 1991 आते आते 59.5% तक आरक्षण दे दिया गया। तो फिर अब इसे क्या होता है कि चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अभी हाल ही में जो मराठा आरक्षण खत्म हुआ है, जिसमें 10% मराठा आरक्षण दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसे भी खत्म किया गया इसी आधार पर, जिस आधार पर हम अभी आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था और कौन सा केस हुआ था। तो वह केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह केस है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जब भी कोई आरक्षण का मुद्दा आएगा तो इस केस को जरूर ही लिखना पड़ेगा वहां पर। बिना इस केस को लेके आपका क्वेश्चन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता आरक्षण से संबंधित। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं मंडल केस। इसे हम लोग मंडल केस भी बोलते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि यह चैलेंज किया गया था कि यह जो अवसर की समानता है यह उसके विरुद्ध है। मतलब यह
आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। यह आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। यह संविधान विरोधी है। संविधान यह संविधान विरोधी है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसे इंदिरा साहनी ने चैलेंज किया था। तो अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला, यह समानता के विरुद्ध, यह समानता के विरुद्ध, यह समानता के विरुद्ध नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यह आर्टिकल 14 समानता के विरुद्ध नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क क्या दिया कि भारत में जाति आधारित पिछड़ापन, भारत में जाति आधारित पिछड़ापन ही असली पिछड़ापन है, असली पिछड़ापन है। तो दो तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा तर्क यह दिया इन्होंने, जो क्रीमी लेयर हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यह क्रीमी लेयर आखिर होते क्या हैं और नॉन क्रीमी लेयर क्या होते हैं। चौथा इन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण की जो सीमा है वह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ईबीसी आरक्षण दिया गया था 10%, इसे रद्द कर दिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो मराठा आरक्षण उसे भी रद्द कर दिया। यह आरक्षण 2018 में दिया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को। तो इस तरह हम देखते हैं जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ईबीसी जो दिया गया जाता है नरसिम्हा राव द्वारा उसे रद्द कर दिया जाता है। फिर अभी हाल फिलहाल में ही मराठा आरक्षण को भी रद्द कर दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 तर्क दिया है। 5वां तर्क सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि जो पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। आखिर अब ये होता क्या है, इसको हम लोग कुछ टाइम बाद अभी इसको देखेंगे। जो 6वां इन्होंने तर्क यह दिया कि आरक्षण का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार 6 तर्क देते हुए जो इंदिरा साहनी को जो चैलेंज हुआ था उसे खारिज कर दिया। फिर अब हम लोग देखते हैं कि अब आखिर पदोन्नति में आरक्षण क्या होता है। यह जो पदोन्नति में जो आरक्षण है इसको हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कोई ए है जो ओबीसी या जनरल है, अब बी जो है वह एससी या एसटी है। जो ए है इसका चयन यूपीएससी में मान लेते हैं हम लोग 2010 में हो गया।
इसे आईपीएस की पोस्ट मिली, इसे आईपीएस की पोस्ट मिली। जो बी है इसका चयन 2012 में होता है, इसे भी आईपीएस की पोस्ट मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 2010 में यूपीएससी में इसका चयन हो जाता है। नहीं, इस तरह हम लोग नहीं समझेंगे, ऐसे समझेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं जो ए है वह जनरल या ओबीसी है, या एससी या एसटी है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए का चयन मान लीजिए यूपीएससी में 2010 में हो गया, बी का चयन यूपीएससी में होता है 2012 में, जो कि एससी एसटी है। ए को कौन सा पोस्ट मिलता है? आईपीएस का पोस्ट मिलता है। इसे कौन सा पोस्ट मिलता है? इन दोनों को आईपीएस का पोस्ट मिलता है। लेकिन बी का चयन 2012 में होता है, ए का चयन 2010 में होता है। तो एसपी का पोस्ट मिलता है, जैसा हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है कि 2017 में 2017 में यह डीआईजी बनेगा। 2017 में यह डीआईजी बनेगा। लेकिन अब 2000 अब इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्या है, अगर इसको हम लोग अभी, यह जो 2017 वाली बात है इसको अभी हम लोग हटा दें, तो अगर इस आधार पर देखें तो कौन सीनियर है? ए सीनियर हो गया ना, क्योंकि ए का चयन पहले हुआ था, बी का चयन बाद में हुआ था। लेकिन अब 2017 में इसको 2017 में डी आई यह डीआईजी बन जाता है। जबकि 2017 में ही यह भी डीआईजी बन जाता है, जबकि इसे बाद में डीआईजी बनना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि पदोन्नति में आरक्षण का मतलब यही हुआ कि एससी एसटी जो हैं उन्हें पहले पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा, ओबीसी या जनरल को नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उस तर्क को जो हमारे जो संसद ने एक कानून पारित किया। संसद ने 77वां संविधान संशोधन 1995 में पारित किया। अब इन्होंने यहाँ पे यह तर्क दिया कि एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध था। तथा साथ ही में एक और इन्होंने कानून पारित किया, जो था 85वां संविधान संशोधन 2000। इसके तहत इन्होंने बोला कि जब पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो परिणामी ज्येष्ठता का पालन किया जाएगा। ये परिणामी ज्येष्ठता क्या होता है? जो अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको पदोन्नति में आरक्षण की बात बताई थी, पदोन्नति में आरक्षण वही है, परिणामी ज्येष्ठता होता है। तो इस तरह संसद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर 77वां संविधान संशोधन किया, 85वां संविधान संशोधन किया। अब होता क्या है कि आगे इसे ही, इन दोनों को ही चैलेंज कर दिया जाता है कि इन दोनों को यह चैलेंज किया जाता है। वह कौन सा केस है? वह केस है एम नागराज वर्सेज भारत संघ 2007। एम नागराज वर्सेज भारत संघ में क्या होता है? जो 77वां संविधान संशोधन तथा 85वां संविधान संशोधन, इन दोनों को
यह तर्क दिया जाता है कि यह संविधान विरोधी हैं, यह संविधान विरोधी हैं, पहला। दूसरा, आर्टिकल 14 के विरुद्ध हैं, यह संविधान विरोधी हैं, और दूसरा आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। तो इस तरह इन दोनों तर्क के आधार पर इन 77वां और 50वां को चैलेंज किया जाता है एम नागराज वर्सेस भारत संघ 2007 के केस में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान विरोधी नहीं है, ये संविधान विरोधी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया कि भारत में अनुपातिक समानता की बात कही गई है, भारत में अनुपातिक समानता की बात कही गई है। इसीलिए जो 77वां संविधान संशोधन तथा 85वां संविधान संशोधन दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। लेकिन साथ में ही इन्होंने एक बात और बोला, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि जब इन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो जब इन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो कुछ बातों का ख्याल रखा जाएगा। वो बात क्या क्या है? जैसे वो बात ये है कि इनका पिछड़ापन देखा जाएगा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देखा जाएगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, आखिर ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरा, इनका जो प्रशासनिक दक्षता देखा जाएगा। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 3 तर्क भी दिया कि जब इन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा तो पिछड़ापन देखा जाएगा। अगर वह जाति पिछड़ा नहीं रही है तो उस पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देखा जाएगा, प्रशासनिक दक्षता देखी जाएगी कि आखिर में वह प्रशासनिक काम करते समय कैसी उसकी सेवा थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह यह सब तर्क दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए कोई राज्य ए है, यह मान लीजिए यूपी का ही राज्य है। यहाँ पर जो एससी हैं इनकी जनसंख्या मान लीजिए 15% है। जो एससी है इनकी जनसंख्या मान लीजिए 15% है। और कोई अगर पोस्ट है, उस पोस्ट के लिए 200 पद हैं, इसी पोस्ट पर 200 पद हैं, 200 पद रिक्त हैं। तो एससी की जनसंख्या मान लीजिए यूपी में 15% है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो 30 पोस्ट होंगे, 30 पद, इन 200 में से एससी को मिलेंगे। तो यही होता है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इसी को कहते हैं। कि अगर मान लीजिए यूपी कोई है तो यूपी में मान लीजिए एससी की जनसंख्या 15% है। अगर मान लीजिए कोई पद ऐसा है जिसमें 200 पद रिक्त हैं तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है एससी का, तो वहाँ पर क्या होता है कि पदोन्नति में आरक्षण मिल जाएगा। तो 30 पद इन 200 में से जो होंगे एससी को मिलेंगे। मान लीजिए अब हम देखते हैं कि जो 30 पद हैं इन्हें मिलेंगे, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, अगर राज्य 31वां पद देना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। यही होता है जो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 3 तर्क के आधार पर जो एम नागराज में के रूप में जो चैलेंज हुआ था उसको खारिज कर देती है।
अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग आरक्षण की व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं कि आखिर में आरक्षण के पक्ष में क्या बातें कही जाती हैं, विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। जब हम लोग इसका मूल्यांकन करेंगे तो आप आसानी से किसी भी मेंस के क्वेश्चन को उसका उसका सल्यूशन दे सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह अब हम लोग देखेंगे जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ बातें देखेंगे। पहला, इसका पक्ष क्या है, दूसरा इसका विपक्ष क्या है, तीसरा हम लोग अपना दृष्टिकोण देंगे, हमारा दृष्टिकोण। तो हम लोग पहले चलते हैं पक्ष में। हम लोग पहले चलेंगे, जो हमारा पहला है वह पक्ष, कि इसके पक्ष को क्या बोला गया है, कि आखिर हम लोग पहले क्या होता है, पहले क्या देखते हैं, पहले हम लोग विपक्ष ही देख लेते हैं। विपक्ष जब देख लेंगे तो उसके बाद पक्ष देने में हम लोग को आसानी होगी। हमेशा जब भी आप मेंस का आंसर दीजिएगा तो पहले विपक्ष को ही लिखिएगा। विपक्ष जब लिख लेंगे तो उसी में से ही आपको जो पक्ष में तार्किक आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग पहले विपक्ष को ही देखेंगे। तो पहला विपक्ष हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे संविधान विरोधी क्यों कहा जाता है। तो पहला, इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, यह आर्टिकल 14 के जो समानता है, समानता विरोधी है, समानता विरोधी है। तो पहला यह दिया जाता है। जो दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि आरक्षण की व्यवस्था लागू करने से जो गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता प्रभावित होती है। जो सेवाएं होती हैं, मान लीजिए कोई सेवा है, उसमें अगर हम लोग आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दें तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर गुणवत्ता प्रभावित होगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो योग्य होते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल की जो कट ऑफ होती है वो योग्य होते हैं, तभी ना जनरल की कट ऑफ को फाइट करते हैं, इतना ज़्यादा नंबर लाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो योग्य होते हैं, जो योग्यता होता है उसका अभाव यहाँ पर पाया जाता है, जिसके कारण जो सेवाएँ होती हैं उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने लगती हैं। अब जब गुणवत्ता प्रभावित होती हैं कि तब उसके बाद देखते हैं कि जो देश का जो विकास होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, देश का विकास प्रभावित होता है। देश का विकास कैसे प्रभावित होता है, जो इकोनॉमी होती है हमारी, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। मान लीजिए कोई जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने जनरल से एमबीबीएस का एग्ज़ाम फाइट किया, उन्होंने वहाँ तक वह गए, जनरल के जो कट ऑफ है मान लीजिए 125 कट ऑफ है, वह 124 तक गए हैं, वह 124 तक गए। और इसी तरह देखते हैं हम लोग SC ST हैं, उनका कट ऑफ मान लीजिए होता है, मान लीजिए 85 का कट ऑफ है, तो वहाँ पर 86 जो लाएगा वह सिलेक्ट हो जाएगा एमबीबीएस में। लेकिन जनरल का कट ऑफ 125 है, लेकिन वहाँ पर 124 नंबर लाया था। तो योग्य कौन यहाँ पर हुआ, तो योग्य यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ा है इसीलिए इसका 124 नंबर आया है। लेकिन SC ST का कट ऑफ 85 है, तो इसका 86 नंबर आया, तो इसको इसका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो योग्यता होता है उसका अभाव होता है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। अब ये क्या है कि ये जो डॉक्टर हैं, जो जनरल के डॉक्टर हो गए, जनरल के डॉक्टर हो गए, ये किसी अन्य कंट्री में, किसी अन्य देश में चले जाएंगे। इसी कारण आप देखते होंगे कि जो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जो विकसित कंट्रीज हैं, वहाँ पर भारतीयों की संख्या, भारतीय काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर्स पाए जाते हैं। बस कारण यही है कि उनके पास योग्यता तो है, लेकिन आरक्षण, भारत में आरक्षण की व्यवस्था के कारण उनके योग्यता की अवहेलना होती है, इसीलिए वह दूसरे कंट्रीज में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई यहाँ पर वह एमबीबीएस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, 125 कट ऑफ में 124 कट ऑफ लाया, लेकिन फिर भी नहीं क्लियर कर पाया एक नंबर से, तो वो दूसरे देश में चला जाएगा। दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ पर
सेवाएं होंगी, अपनी सेवाएं दूसरे देश में देगा। अब दूसरे देश में जब देगा तो मान लीजिए भारत में कोई ऐसा मरीज है जिसकी जिसको जिसकी मान लीजिए किसी मरीज को कैंसर है, वो लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो वह दूसरे देश में क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो वो दूसरे देश में अगर जाएगा तो वहाँ पर अब मेडिकल में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, तो वहाँ का जो हॉस्पिटल का चार्ज वगैरह होगा क्या होगा? उस देश के इकोनॉमी में जाएगा ना, भारत के इकोनॉमी में तो जाएगा नहीं। अब जब वो मेडिकल में जाएगा तो उसके पेरेंट्स भी होंगे, उसके रिश्तेदार भी होंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वो होटल में रहेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा? वहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी, जबकि भारत की इकोनॉमी यहाँ से डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके कारण गुणवत्ता प्रभावित होती है, क्योंकि इसके कारण योग्यता का जो अभाव होता है हमारे देश में। तो इस तरह हम लोगों ने दो तर्क लिया। तीसरा तर्क अब हम लोग ये लेते हैं कि विपक्ष में तीसरा तर्क अब हम लोग ये लेते हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें आरक्षण की व्यवस्था में स्वयं आरक्षित वर्गों में स्त्रीकरण पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह पहली बार में उसने आरक्षण की व्यवस्था के कारण वह सफल हो गया। अब जब वो सफल हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि उसके जो परिजन होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, वह भी सफल होते जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं जो स्वयं आरक्षित वर्ग है, सॉरी, जो आरक्षित वर्ग है उसमें स्वयं में ही अस्त्रीकरण पाया जा रहा है। मतलब जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, जो एक बार आरक्षण के कारण आगे निकल चुका है, वह दोबारा ही बार बार उस आरक्षण की व्यवस्था के कारण लगातार सफल हो रहा है। लेकिन जिसको जरूरत है वह उस आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसे में कैसे आप पदोन्नति में आरक्षण वगैरह कैसे दे सकते हैं जब जिसको जरूरत है उसको ही नहीं मिल रहा है, जो एक बार ले चुका उसको मिल रहा है? अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो आई.एस. टीना डाबी को हम लोग देखें। आई.एस. टीना डाबी यह एक जीता जागता एग्जाम्पल रही हैं। हाँ, इनके दोस्त थे जो जनरल से फाइट कर कर नहीं हो पाए, लेकिन आई.एस. टीना डाबी SC ST के आरक्षण से फाइट कर कर निकल गई और यह टॉपर्स भी बन गए। तो हम लोग देखेंगे जो इनके पिताजी थे वो CIS से के सदस्य थे जो इनके पिताजी थे वह CIS के सदस्य थे। यह एक वैज्ञानिक पोस्ट होता है, ये एक वैज्ञानिक पद होता है। तो जो पिताजी थे उनके, वह आरक्षण के लाभ के कारण CIS के सदस्य बन गए और यह एक वैज्ञानिक पद था। अब क्या हो गया, जो इनके बेटे थे वह IAS हो गए, मतलब आरक्षण के लाभ के कारण ये IAS हो गए। और इनकी पत्नी थी, यह भी एक IAS ऑफिसर हो गई। ये IAS या IES शायद है, IAS ऑफिसर हो गई, IAS ऑफिसर हो गई। मतलब देख रहे हैं आप, पिताजी आरक्षण के कारण CIS से बने थे, बेटा जो था वो IAS बना, पत्नी भी IAS बनी। अब इनकी जो बेटी थी, इनकी बेटी टीना डाबी, वह भी आरक्षण की व्यवस्था के कारण IAS बन गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो आरक्षित वर्ग है वो उसमें स्त्रीकरण पाया जा रहा है। मतलब जो एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, अब उसका जो पुस्त है वह भी लगातार आरक्षण पर आरक्षण लेता जा रहा है। अब ये होता ये है कि जैसे इन्होंने जब एक बार आरक्षण इन लोग को मिल गया, तो अब क्या होगा कि ये अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देंगे जिसके कारण उनका दिमाग अच्छे तरीके से विकसित होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि वह किसी भी पोस्ट को आसानी से फाइट कर जाएंगे। और उनका अगर मान लीजिए जनरल के बराबर नंबर ना आए, फिर भी उससे 10 नंबर कम आए, फिर भी वह उसमें फाइट कर जाएंगे, वह निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा कि लेकिन जो एक्चुअल है, जिसको ज़रूरत है, जो अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है, उसको उसको यह लाभ मिलना चाहिए। जो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले रहा है उसे यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह देखते हैं कि विपक्ष में 3 तर्क जो कि काफ़ी तार्किक तर्क हैं, उसे हम लोग पढ़े हैं।
यह तर्क इन तर्कों के बिना कोई भी आंसर आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके इस तरह हम लोग 3 तर्क देखें। अब चौथा हम लोग जो पक्ष होगा, पक्ष में तर्क देंगे हम लोग कि पहला है कि यह आर्टिकल 14 के विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध नहीं है। इसलिए हमने आपको पहले स्टार्टिंग में इसलिए बोला था कि हमेशा पहले विपक्ष को लिखें, उसके बाद पक्ष को लिखें। जब आप विपक्ष को लिखेंगे तो उसी विपक्ष के अंतर्गत ही आपको पक्ष का आंसर मिल जाएगा। तो विपक्ष में क्या बोला गया था? आर्टिकल 14 के विरुद्ध है, लेकिन पक्ष में क्या तर्क देंगे? आर्टिकल 14 के विरुद्ध नहीं है। दूसरा क्या तर्क देंगे कि गुणवत्ता जो होती है, गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। गुणवत्ता प्रभावित कैसे नहीं होती है? मान लीजिए जब किसी सेवा के लिए किसी का चयन किया जाता है तो उस सेवा के योग्य बनाने के लिए पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ही प्रशिक्षण प्रशिक्षण के बाद ही उसे उस सेवा में शामिल किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं जो दूसरा तर्क था पक्ष में, वह गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि जब किसी भी सेवा के लिए किसी का चयन होता है तो उसे पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा हम लोग देखें, अभी भी अभी भी इन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। चौथा तर्क हम लोग देंगे। अब पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। चौथा तर्क यह देंगे कि भारत का संविधान अनुपातिक समानता पर आधारित है। तो इस तरह हम लोग पक्ष में यह 3 से 4 तर्क देंगे कि आरक्षण की व्यवस्था में। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके बिना कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि हम लोग ये बोलेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था है यह सामाजिक तथा समानता के दर्शन पर आधारित है। लेकिन 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 फिर भी इसे जब हम लोग लागू करते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ध्यान रखना जरूरी ही है। तो जैसे कुछ बातें में हम लोग क्या कहेंगे कि जो पहला है, ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाने की कोशिश करनी चाहिए। ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो हम लोगों ने अभी देखा जो स्तरीकरण बढ़ता जा रहा है, उस स्तरीकरण को कम करने के लिए यह लाना चाहिए। अब अगर उसमें भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत होता तो टीना डाबी आईएएस नहीं बन पाती। उनके पापा जब सीआईएसए के सदस्य हैं तो सीआईएसए के सदस्य के उनके बनने के बाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य को यह आरक्षण नहीं मिल पाता। हम लोग जानते हैं क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसे कि आखिर क्रीमी लेयर का सिद्धांत होता क्या है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसे समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। मतलब एक टारगेट, मतलब दूसरा इसे समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, मतलब एक टारगेट दे देना चाहिए कि इस साल तक यह आरक्षण लागू रहेगा, उसके बाद यह कोशिश करना चाहिए कि आरक्षण देने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि तीसरा क्या है, इसे सबलीकरण एम्पावरमेंट इसे सबलीकरण एम्पावरमेंट की व्यवस्था से जोड़ना चाहिए।
मतलब आरक्षण की जो व्यवस्था है उसे सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन न मानते हुए इसे उसे एक साधन मानना चाहिए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं सबलीकरण। अब ये सबलीकरण कैसे पॉसिबल होगा? अगर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाया जाए, प्लस जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट हैं, इनके जो एजुकेशन सिस्टम उन्हें इक्वल किया जाए, उन्हें बराबर पर लाया जाए, तभी यह सबलीकरण की व्यवस्था से इसे जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि यह 3 तर्क देते हुए हम लोग इसे अच्छी अच्छे तरीके से इसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक और तर्क दे सकते हैं, वो तर्क ये है कि आर्थिक आधार पर भी आर्थिक आधार पर भी सोचना चाहिए। मतलब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि 1991 के बाद क्या होता है कि जो हम एलपीजी लेते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आर्थिक कारक मजबूत होते जाते हैं भारत में। जाति नहीं, अब आर्थिक कारक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी हैं जो आर्थिक आधार पर ही संचालित हो रही हैं। तो और अगर देखा जाए तो आर्थिक पिछड़ापन ही जो वर्तमान समय है उसमें देखें तो आर्थिक पिछड़ापन ही सभी प्रकार के पिछड़ापन का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह हम लोग चार चार तक देते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आखिर आर्थिक आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों देना चाहिए। देखते हैं, इसी के कारण ही जो ईबीसी का सिद्धांत था जिसमें 10% आरक्षण दिया गया था, इसी कारण ही दिया गया था। तो आखिर आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों देना चाहिए? मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो भूमंडलीकरण हुआ है, जब भूमन भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण के बाद जो आर्थिक कारक हैं, आर्थिक कारक इनका महत्व बढ़ा है, इसीलिए अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने के बारे में सोचना चाहिए। तो पहला हम लोग ये देखें। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है, जब हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ा था, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बोला गया था: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो 2 न्याय देखा जाए, जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, और एक न्याय है आर्थिक न्याय। तो भारत की जो प्रस्तावना है वह 2 प्रकार के न्याय की बात करती है। तो जब सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, तो आर्थिक न्याय के आधार पर आरक्षण आखिर क्यों नहीं? जबकि आर्थिक पिछड़ापन ही आज के समय में सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है। तो इस तरह हम लोग 2 तर्क देंगे। एक और तर्क देंगे हम लोग कि सरकार की अनेक योजनाएं सरकार की योजनाएं सरकार की बहुत सारी योजनाएं आर्थिक आर्थिक आधार पर ही संचालित हो रही हैं, आर्थिक आधार पर संचालित हो रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों देना चाहिए। तो इसके पीछे हम लोगों ने 3 तर्क दिया कि इस कारण ही आर्थिक आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए। तो आरक्षण की यह व्यवस्था हम लोग देखें, लेकिन अब इसमें क्या है कि वर्तमान में एक नया मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। वह नया मुद्दा काफ़ी ज्वलंत मुद्दा अभी बना हुआ है, और वो है कि निजी निजीकरण के इस निजीकरण के इस दौर में क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दे दिया जाना चाहिए?
अभी काफ़ी एक ज्वलंत मुद्दा है। जब बिहार में इलेक्शन हुआ, अभी फिलहाल जल्दी में इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर बिहार सरकार ने भी बोला था कि निजी क्षेत्र में हम आरक्षण देंगे। हालांकि हम देखते हैं कि जो ये आरक्षण के मुद्दे हैं, यह बस जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से आरक्षण 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की बात ही नहीं की। अगर उसके बाद दिया जाता है तो उसे वह रद्द कर देगी। तो क्या निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दे दिया जाना चाहिए? तो इस तरह हम देखेंगे कि इसके पीछे तर्क हम लोग क्या देंगे। इसको अगर हम लोग जब इसका मूल्यांकन करेंगे, इसके पक्ष में बोलेंगे, विपक्ष में बोलेंगे, फिर अपना दृष्टिकोण देंगे, फिर अपना दृष्टिकोण देंगे। अब मान लीजिए अगर हमें इसके पक्ष में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे 1991 में भारत ने एलपीजी सिस्टम लिया, तो भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। भारत में भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे विश्व एक गांव की तरह बन गए। मतलब एक वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा यहाँ पर की जो अवधारणा है वह संचालित होने लगी। तो 1991 में भारत में एलपीजी लिया गया, भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या होता है? निजीकरण निजीकरण होना प्रारंभ होता है। होना होना प्रारंभ होता है। तो निजीकरण होना प्रारंभ होता है यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब निजीकरण होता है, वर्तमान में भी लगातार कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सरकार की भी, जो सरकार है, इसको करने में विवश है। क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे आयोग बने थे जिनकी रिपोर्ट आई है, वो सारी रिपोर्ट ऐसा करने के लिए बोलती है, इसीलिए सरकार इसको करने के लिए विवश हो जाती है। जो विपक्ष है, इस पर जब क्वेश्चन उठा रहा है जो विपक्ष, वो भी अगर रहता तो वो भी इसको करने के लिए विवश हो ही जाता। तो लेकिन वो विपक्ष है, अपना काम कर रही है, उसका काम ही पक्ष का जो जो सरकार है उसके बारे में उसकी जो नीतियां हैं उसकी आलोचना करना उसका काम है। यह लोकतंत्र का एक रूप है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं, जो निजीकरण होता है वह प्रारंभ होता है। तो जब निजीकरण प्रारंभ होता है, अभी भी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वह ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण को करने के उपलक्ष्य में लगी हुई है। तो हम देखते हैं कि जो अगर वर्तमान समय में देखा जाए, वर्तमान में वर्तमान में जो 98% नौकरियां हैं, जो 98% नौकरियां हैं वह निजी क्षेत्र में है। वह निजी क्षेत्र में है, जबकि मात्र 2% नौकरियां ही जो सरकारी क्षेत्र में है। तो सरकारी क्षेत्र में है। तो इस तरह हम देखते हैं कि निजीकरण के बाद होता क्या है कि वर्तमान में जो नौकरियां 98% नौकरियां निजी क्षेत्र में है, जबकि मात्र 2% नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में है। तो जो निजी क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है। तो इन 2% नौकरियों में से देखा जाए तो सामाजिक न्याय का जो हमारा जो सामाजिक न्याय का दर्शन है वो कैसे पूरा हो सकता है? जो अवसर की समानता है वो कैसे पूरी हो सकती है इन 2% के क्षेत्र में, अगर हम लोग देखें तो इस तरह हम लोग पहला जो पक्ष में था, पक्ष में पहला पॉइंट हम लोगों ने दिया। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देंगे कि जो ये निजी क्षेत्र हैं, यह जो निजी क्षेत्र हैं, ये सरकार सरकार तथा समाज सरकार तथा समाज इन दोनों से दोनों से अनेक प्रकार के अनेक प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करते हैं। सुविधाएं प्राप्त करते हैं। अब ये सरकार से क्या सुविधाएं प्राप्त करते हैं? अब चूंकि हम लोग जानते हैं जो राज्य होता है वो राज्य क्या होता है, मतलब जो भी सरकारी पद है वो राज्य है, वो सरकार है। तो उसमें क्या है? अब मान लीजिए जो बैंक है, यह भी अगर सरकारी है, तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये ऋण प्राप्त करते हैं ना, ऋण प्राप्त करते हैं।
तो क्या यह एक सुविधा प्राप्त कर रहे हैं ना सरकार से? तो अब सरकार और क्या करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है। इन जो निजी क्षेत्र है, अब कानून व्यवस्था सरकारी या निजी क्षेत्र दोनों के लिए ही बनता है ना, तो कानून व्यवस्था भी बनाए रखती है। जो समाज है, समाज से क्या है, मजदूर वर्ग जो होते हैं, मजदूर वर्ग वह इस निजी क्षेत्र की जो कंपनी होती है उसमें दिन रात लगे हुए होते हैं। अगर यह मजदूर वर्ग ना हो तो यह निजी क्षेत्र का विस्तार संभव ही नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं जो निजी क्षेत्र है वह दोनों से अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करती हैं। तो इनका भी इनका भी एक राइट होना चाहिए, इनका भी एक अधिकार होना चाहिए कि इन्हें भी वह मजदूर वर्ग जो समाज है उन्हें भी वह कुछ वापस करे या सरकार को भी कुछ वापस करे। अब हम लोग अगर इसमें हम लोग तीसरा देखेंगे, तीसरे में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय की जो बात कही गई है हमारे संविधान में वह वास्तविक रूप तभी ले सकता है, वास्तविक रूप तभी ले सकता है जब निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलेगा। तो इस तरह हम लोगों ने जो पक्ष था उसके जो पक्ष के तौर पर हम लोगों ने तीन तर्क दिया है। अब हम लोग चलते हैं जो विपक्ष है, विपक्ष क्या बोलता है कि आखिर निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं देना चाहिए। तो पहला क्या विपक्ष बोलता है कि जो हमारे उद्योगपति हैं, विपक्ष जो बोलता है जो हमारे उद्योगपति हैं यह क्या कर रहे हैं अभी, निजीकरण के द्वारा क्या हुआ है कि जो संपूर्ण संसार है वह वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चल रही है। भूमंडलीकरण एक गांव हो चुका है, सारा संसार एक गांव हो चुका है। वहाँ जितने भी संचार के दूर संचार वगैरह हो गए हैं या फिर जो परिवहन सुविधा हो गई वो एक दूसरे से जुड़ चुकी है। तो ऐसे में क्या है कि उद्योगपति हैं ये अब एक वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं, वैश्विक प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। तो भारत के उद्योगपति हैं वो वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो मान लीजिए जो भारत में एक चिप्स का पैकेट आता है लेज, ये ये क्या है, विदेशी है। और भारत में ही एक और चिप्स का पैकेट होता है, मान लीजिए जैसे कोई राधे नाम का चिप्स का पैकेट है, ये लोकल है। लेज हो गया यह विदेशी है, राधे नाम का कोई चिप्स का पैकेट है, ये लोकल है। तो अब क्या है कि मान लीजिए अगर जो उद्योगपति हैं, उद्योगपति की जो कंपनी है राधे, उसमें अगर आरक्षण दे दिया जाए तो क्या हो सकता है इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाए, इसकी गुणवत्ता हो सकता है प्रभावित हो सकता है इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो। तो लेज क्या है, अब उसने अपनी ब्रांडिंग पूरे भारत में अच्छे तरीके से बना ली है। अब राधे क्या है, राधे अभी अपनी ब्रांडिंग बना रहा है, तो ये क्या करेगा, ये लेज से अच्छा प्रोडक्ट अपना देना चाहेगा ताकि लोग उसे खरीदें और खाएं, जब खाएं तो उसका टेस्ट लेज से बिल्कुल अलग लगे, लेज से बहुत ही अच्छा लगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहेगा कि ताकि लोग जो कस्टमर है उसके पीछे आएँ। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम इस जो ये कंपनी है राधे, अगर हम इसमें आरक्षण प्रोवाइड कर देंगे तो हो सकता है इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाए। जब गुणवत्ता प्रभावित होगी तो हो सकता है हमारे जो उद्योगपति हैं वो वैश्विक प्रतियोगिता में पीछे हो जाएं, और जो इकोनॉमी है हमारी है वो हो सकता है कि विदेशों में चली जाए। मैक्सिमम इकोनॉमी हमारी इसीलिए विदेशों में जाती है ना, क्योंकि हम विदेशी सामान कुछ ज़्यादा ही खाते हैं और पीते हैं और पहनते हैं, हम लोकल सामान के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट अभी इस टाइम है, उसने क्या क्यों ऐसा बोला, वो वोकल फॉर लोकल ऐसा क्यों बोला गया, बस उसके पीछे यही एक रीजन है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि उद्योगपति जो है वह वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें अगर दूसरा देखें, जो दूसरा पॉइंट है कि भारत में कुछ ऐसे निजी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे निजी क्षेत्र हैं
जो जो हुनर पर आधारित है, जो हुनर पर आधारित है, मतलब यह किसी पढ़ाई पर आधारित नहीं है, केवल हुनर पर आधारित है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है, ज्वेलरी ज्वेलरी का काम, वो क्या होता है, वो भी एक हुनर पर आधारित होती है। अगर हम लोग डायमंड का काम देखें, डायमंड का काम यह भी हुनर पर आधारित है। तो ऐसे में यहाँ पर आरक्षण देने से क्या होगा कि हो सकता है यह प्रतियोगिता से बाहर चली जाए, वैश्विक प्रतियोगिता के कारण ये बाहर चले जाए। हो सकता है अगर आरक्षण दे तो ज्वेलरी का जो काम है वो प्रभावित हो, डायमंड का काम है वो हो सकता है वो प्रभावित हो। ऐसा उनको जो सेवा करने के लिए जब आरक्षण के द्वारा किसी को चयन किया जाएगा तो हो सकता है वो उनके अंदर वो हुनर न बन पाए। तो ऐसे जब में यहाँ पर आरक्षण देना एक बेवकूफ़ी होगा। अब तीसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे कि एक संवैधानिक बाधा भी है। वह संवैधानिक बाधा कि हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, यह क्या बोलता है, किसी को भी किसी को भी कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है। किसी को भी कोई भी पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। अब हम लोग चलते हैं जो लोग देखते हैं, जो ये सब जो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हम लोग जो देखे हैं, ये क्या है, जो भारत सरकार के जो कर का साधन है, कर का साधन है उसका एक सर्वप्रमुख स्रोत है, सर्वप्रमुख स्रोत है। अगर हम इन्हें डिस्टर्ब कर देंगे तो हो सकता है हमारी पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए। इसीलिए अभी तक भारत में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए विचार तक नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग अपने वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करने पर लोगों को विवश कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं तीन, ये विपक्ष जो बोलता है। अब हम लोग अपना दृष्टिकोण देते हैं। अपना दृष्टिकोण हम लोग का ये रहेगा, हमारा दृष्टिकोण कि ऐसे आरक्षण से ऐसे आरक्षण से बचना चाहिए, ऐसे आरक्षण से बचना चाहिए। दूसरा, अगर अगर सामाजिक न्याय अगर सामाजिक न्याय देना या पूरी करना बहुत ज़रूरी हो तो पहले ऐसे क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र में आरक्षण दें जो निर्यात या हुनर पर आधारित ना हो, जो निर्यात या हुनर पर आधारित ना हो। तो ऐसे क्षेत्र में आप आरक्षण देने के लिए विचार कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने एक बाय एक पूरी आरक्षण व्यवस्था देखी। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर जो जो भारतीय राजनीति है उसमें जो सरकारें हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आखिर क्यों जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं आरक्षण के नाम पर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वह शायद ही आपको किसी बुक वगैरह में मिले, क्योंकि यह पॉइंट बहुत ही रेयर है कि कैसे आखिर कोई कैसे बेवकूफ़ बनाता है। जबकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने इंदिरा साहनी के केस में ये डायरेक्ट बोला था कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आखिर कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर इन लोगों को आरक्षण देना ही होता, अगर जो सरकारें हैं ये लोग इन लोगों को आरक्षण देना ही होता है तो उसके लिए भी एक इन लोगों ने एक व्यवस्था किया है, लेकिन उस व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग उसको नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम उस व्यवस्था के अंतर्गत उसको डाल दिए हैं तो हमें आरक्षण सच में ही देना पड़ेगा।
और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकती है। मतलब एक व्यवस्था एक ऐसी ये लोग बनाए हैं जिसके अंतर्गत अगर ये लोग डालें तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो इस तरह हम देखते हैं आखिर वो व्यवस्था क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान हुआ था, हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन हाल फिलहाल में एक नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो अब क्या हुआ कि संसद ने ये नवी अनुसूची क्यों जोड़ी थी कि यह न्यायिक पुनर्विलोकन से बचने के लिए यह एक रास्ता निकाला था। यह एक रास्ता निकाला था। मतलब संसद ने ऐसा किया था कि मान लीजिए वो कोई विषय ऐसा हो जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता हो, लेकिन संसद उसे जबरदस्ती करना चाहे तो उसने क्या किया कि नवी अनुसूची जोड़ दी। नवी अनुसूची के अंतर्गत उसने क्या जोड़ा, एक आर्टिकल जोड़ा। वो आर्टिकल था 31B। अब उसने क्या लिखा कि 31B के अंतर्गत अंतर्गत जो भी विषय डाला जाएगा वह जो भी विषय डाला जाएगा उसका उसका न्यायिक का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए वाद विवाद बन गया ना। 31B मतलब जो संसद ने क्या बोला कि डायरेक्ट उसने न्यायपालिका की जो शक्ति थी उसको कम करने की कोशिश की, जो आर्टिकल 13 से उसे मिला हुआ है। तो एक नवी अनुसूची जोड़ दी। नवी अनुसूची में 31B आर्टिकल जोड़ दिया और बोल दिया कि कोई ऐसा विषय जो संसद डालती है उसका जो संसद नवी अनुसूची में डालेगी उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है, और इसे डालने का अधिकार केवल संसद को होगा। तो इस तरह हम देखते हैं यह 31B काम करता है। अब क्या हुआ कि इसे फिर चैलेंज किया गया। इसे चैलेंज किया गया इसमें केशवानंद में 1973 का जो फैसला था उसमें इन्होंने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। मूल ढांचा का सिद्धांत, हम लोग मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं। फिर इन्होंने फिर एक केस होता है एल चंद्र कुमार वर्सेज भारत संघ। एल चंद्र कुमार वर्सेज भारत संघ। इसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह न्यायिक पुनर्विलोकन को मूल ढांचा घोषित कर दी। हम लोग जानते हैं जो मूल ढांचा होता है उसे उसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट को एक जो शक्ति है उस शक्ति के कारण वो सुप्रीम कोर्ट जब किसी भी जो अवैध होता है, किसी भी जो फंडामेंटल को राइट कम या समाप्त किया जाता है, तो उस शक्ति के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट उस संसद के उस फैसले को निरस्त कर देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि न्याय पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिली थी। तो आर्टिकल 13 के तहत फिर होता यह है कि चंद्र कुमार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन को ही मूल ढांचा घोषित कर देती है। मूल ढांचा क्या होता है कि संविधान का कोई भी एक शब्द, कोई भी आर्टिकल, कोई भी क्लॉज, कोई भी सब क्लॉज ऐसा जो हो जिससे संविधान पर कोई खतरा हो तो उसे ही मूल ढांचा कहा जाता है। जैसे मकान की जो नींव होती है, अगर नींव कमजोर पड़ जाए, टूट जाए तो वो समय पूरा मकान गिर जाएगी, तो उसे ही मूल ढांचा कहा जाता है। तो एल चंद्र कुमार फैसले में न्यायिक पुनर्विलोकन को इन्होंने मूल ढांचा घोषित कर दिया। अब जब मूल ढांचा घोषित कर दिया इन्होंने, तो होता यह है कि अब एक नया केस होता है। वह केस होता है वामन राव वर्सेज भारत संघ। इसमें क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नवी
सूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो वामन राव के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नवी सूची का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक नया केस होता है, वह केस होता है IR कोइलो वर्सेज तमिलनाडु राज्य। इसमें क्या किया गया था, इसमें चैलेंज किया गया था। उस टाइम क्या था कि तमिलनाडु में एक आरक्षण दिया गया था, एक आरक्षण दिया गया था। तमिलनाडु में एक आरक्षण दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के 50% का जो निर्णय है उसके ऊपर था। और दूसरा था भूमि सुधार। तो इन दोनों को IR कोइलो केस में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इन्होंने जो वामन राव था, वामन राव के फैसले को बरकरार रखा तथा बोला कि 1973 के बाद 1973 के बाद अगर कोई चीज़ नवी अनुसूची में डाली गई तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। लेकिन 1973 के पहले अगर कोई सूची नवी अनुसूची में है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे जो भूमि सुधार था तमिलनाडु में IR कोइलो केस में, वो बच गया था, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया गया। लेकिन तमिलनाडु में जो आरक्षण दिया गया था वह 1973 के बाद दिया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के आरक्षण को रद्द कर दिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये क्या था, ये 50% के लिमिट को क्रॉस कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे हैं जो मराठा आरक्षण था उसको भी खत्म किया गया, अभी 1 वीक पहले की ही बात है। उसी तरह हम लोग देखते हैं जब जाट आरक्षण दिया गया था उसको भी खत्म किया गया। तो इस तरह जितने भी आरक्षण दिए जाते हैं सब एक बाई एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया है। वो लोग केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि यह आरक्षण पॉसिबल ही नहीं है देना, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हंसी की बात है वो ये है कि गुजरात चुनाव हुआ था, गुजरात चुनाव, उसमें कांग्रेस प्लस हार्दिक पटेल, उसमें कांग्रेस प्लस हार्दिक पटेल, इन लोगों ने क्या बोला था कि पटेल आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि अगर गुजरात में इनकी सरकार बनती है तो पटेलों को आरक्षण दिया जाएगा। यह जनता को क्या था, जनता को बस एक भ्रमित करने का एक जुमला था, जो जुमला जनता को दिया गया था ताकि वो बेवकूफ़ बनकर उन्हें वोट दे दें। जबकि ये खुद जानते थे ये लोग कि वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर वो आरक्षण दे देंगे तो उसके बाद इसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, फिर उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाएगा। और वैसे भी आरक्षण जो दिया जाता है उसका अधिकार किसको है, उसका अधिकार संसद को है, संसद को है। उस टाइम संसद में किसकी सरकार थी, भाजपा की। तो अब गुजरात में अगर मान लीजिए ये लोग चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बन भी जाती, तो ये संसद के तहत ही वो आरक्षण दिया जा सकता है। तो क्योंकि संसद ही नवी अनुसूची में कोई विषय डालेगी तो उसको अगर न्यायिक पुनर्विलोकन होगा तो मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं इसको अवैध कर देना चाहिए तो कर देगी इसको, तो इसका अधिकार किसको है, संसद को। और संसद उस टाइम किसकी थी, भाजपा की थी। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर इन्होंने राज्य स्तर पर भी आरक्षण दे दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा जो 50% की जो लिमिट थी वह आपने क्रॉस किया। अब जब उन्होंने क्रॉस कर दिया तो क्या होगा कि उसको भी अवैध कर देगा। तो मतलब ये अगर राज्य स्तर पर भी देंगे तो भी अवैध कर देगा, और अगर ये संसद स्तर पर देंगे तो पहले उसके लिए इनको अपनी सरकार संसद में बनानी पड़ेगी,
अब बहुमत लाना पड़ेगा पूरे देश का स्तर पर, उसके बाद ही ये वहाँ पर दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? अगर वह 9वीं अनुसूची में इसे डाल दें, अगर वह 9वीं अनुसूची में इसे डाल दें, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, जो आरक्षण की व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट ने उसे मूल ढांचा घोषित नहीं किया, और ना ही उसे मूल ढांचा घोषित कर सकती है, क्योंकि आरक्षण कुछ सालों के, हमारे संविधान निर्माता ने आरक्षण कुछ सालों के लिए ही दिया था। उसको अपनी वोट बैंक की राजनीति बढ़ाने के लिए उसको लगातार आगे 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 किया जा रहा है, और आगे भी होता रहेगा। तो उसको मूल ढांचा तो घोषित कर नहीं सकती है। तो जब मूल ढांचा घोषित नहीं कर सकती है, तो फिर उसका न्यायिक पुनर्वलोकन वगैरह कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए आरक्षण उनको देना भी होता है, तो उनको वो 9वीं अनुसूची में डालते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, बस जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पूरी आरक्षण की व्यवस्था पढ़ी कि आखिर आरक्षण जो आर्थिक क्षेत्र में है उसको उसमें कैसे दिया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र में कैसे दिया जाना चाहिए, बाकी आरक्षण की जो शुरू से अंत तक की जो व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने पढ़ा, और आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक, ये आर्टिकल 16 काफ़ी लंबा था, हमने पहले ही आपको बताया है। तो आर्टिकल जो 17 18 है उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।